हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रीडेशन। क्या? प्रीडेशन। पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन और दूसरा होता है निगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ठीक है। पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन और निगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन में आता है म्यूचुअलिज्म। क्या? म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड प्रोटो कॉर्पोरेशन। निगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन में आएगा, क्या आएगा भाई? एक तो आएगा एक्सप्लॉयटेशन। क्या आएगा? एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लॉयटेशन का दो पार्ट। क्या क्या? एक्सप्लॉयटेशन का दो पार्ट। क्या क्या? एक तो होगा पैरासिटिज्म और दूसरा होगा प्रीडेशन। क्या होगा? पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा था एमेंसेलिज्म। क्या? एमेंसेलिज्म। और एमेंसेलिज्म के बाद सबसे लास्ट में क्या? कंपटीशन। क्या? कंपटीशन। ठीक है। तो ये होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन पर कहां पे रहे? कम्युनिटी में। याद है ना? कम्युनिटी में जब एक साथ डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज रहते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन रहते हैं, तो उनमें क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। ये इंटरैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब बेनिफिशियल इंटरैक्शन हो सकता है, और ये निगेटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है, मतलब हार्मफुल इंटरैक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम पॉजिटिव इंटरैक्शन पढ़ चुके हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड प्रोटो कॉर्पोरेशन, और निगेटिव इंटरैक्शन में एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें पैरासिटिज्म और प्रीडेशन आता है, एमेंसेलिज्म और कंपटीशन आता है। पिछले क्लास में हम पैरासिटिज्म पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पैरासिटिज्म पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रीडेशन। क्या? प्रीडेशन। ठीक है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या डिफरेंस है? तो पैरासिटिज्म जो होता है ना, उसमें एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। और जो ट्रू पैरासाइट होता है वो कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करता है। क्या? होस्ट को किल नहीं करता है। लेकिन जो प्रीडेटर होता है ना, प्रीडेटर, ये अपने से स्मॉल प्रे को किल कर देता है। तो प्रीडेटर क्या है? अपने से स्मॉल प्रे को पकड़ के मार देता है और फिर उसको खा जाता है। तो ये हुआ प्रीडेटर। और पैरासाइट क्या होता है? अपने से बड़े होस्ट के अंदर रहता है और अपने होस्ट को किल नहीं करता है। ठीक है। चलिए, तो प्रीडेटर हेडिंग देंगे। प्रीडेटर क्या लिखेंगे? अच्छा, प्रीडेटर जो है ना, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी एक स्पीसीज पे डिपेंड नहीं है। इसके पास चॉइस ऑफ फूड। समझ में आ गया? टाइगर है, मन करेगा तो गोट को खाएगा, मन करेगा तो डियर को खाएगा, मन करेगा कभी तो रैबिट को भी खा जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रीडेटर्स के पास चॉइस ऑफ फूड होता है, लेकिन पैरासाइट के पास ऐसा नहीं है। पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्या? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या भाई? अ फ्री लिविंग, क्या लिखेंगे? अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म which catch and kill other species, other species for food, क्या कहलाता है? प्रीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रीडेशन कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल। जैसे ही हम प्रीडेटर्स का नाम सुनते हैं, मेरे दिमाग में आता है लायन, टाइगर, है ना, जो अपने से स्मॉल एनिमल्स को खाता है, जैसे कि डियर को, गोट को, ये सब। लेकिन आपको पता है एक स्पैरो मतलब एक चिड़िया, ये भी प्रीडेटर से कम नहीं है। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक पैराग्राफ है कि ठीक है भाई, जैसे ही हम प्रीडेटर्स का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में लायन और टाइगर्स आते हैं। ठीक है। एकदम खूंखार जानवर।
लेकिन क्या आपको पता है एक प्रीडेटर, एक स्पैरो भी एक प्रीडेटर है, क्योंकि स्पैरो भी किसी लाइफ को क्या करता है भाई, मारकर खा जाता है। स्पैरो, ठीक है, एक चिड़िया जो सीड को खा रही है। किसको खा रही है? सीड को। बताइए भाई, सीड लिविंग है नॉन लिविंग? सीड लिविंग है। ये पूरे प्लांट को बनाने का कैपेसिटी रखता है कि नहीं? तो ये भी क्या है कि लाइफ है, और जो लाइफ को मार के खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रीडेटर कहलाएगा। इसका मतलब एक चिड़िया जो एक सीड को खा रही है वो भी क्या है? प्रीडेटर से कम नहीं है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी लिखता है वो भी प्रीडेटर से कम नहीं है, यानी स्पैरो भी क्या है? प्रीडेटर है। नेचर में स्पैरो भी क्या है? प्रीडेटर है। तो दो हेडिंग बनाएंगे और सारे प्रीडेटर और जो प्रे का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में उसको एक जगह ये देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलिए, प्रीडेटर और दूसरा इधर लिखेंगे प्रे। चलिए, तो टाइगर जो है ना वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर हो जाएगा, और डियर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। स्पैरो जो है ना ये क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया, और सीड जो है वो क्या हो गया? प्रे हो गया। क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। एक है मोथ, MOTH, मॉथ, ठीक है। ये मॉथ जो है ना ये क्या करता है? ये कैक्टस फीडिंग मॉथ है। क्या भाई? कैक्टस फीडिंग मॉथ है। कैक्टस को खा जाता है। क्या? कैक्टस को खा जाता है। तो ये मोथ है जो कैक्टस को खाता है। कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट्स। किसको खाता है? ये प्रिकली पियर कैक्टस को खाता है। किसको खा जाता है भाई? प्रिकली पियर कैक्टस को खा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रिकली पियर कैक्टस का नेचुरल प्रीडेटर क्या है? आपको बताना है कि मोथ जो है वो उसका नेचुरल प्रीडेटर है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी केस में ये जो प्रे होता है ना, प्रे इसको कंट्रोल जो करता है इसका नेचुरल प्रीडेटर ही कर सकता है। कौन कर सकता है? नेचुरल प्रीडेटर ही अपने प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। यानी देखो, प्रीडेटर और प्रे हमेशा स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें प्रीडेटर और प्रे क्या होते हैं? एकदम स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस। क्या? प्रिकली पियर कैक्टस ये कहीं बाहर का, प्रिकली पियर कैक्टस किसी बाहर, किसी दूसरे कंट्री का क्या था? एक वीड है। समझ में आ गया? इसको कंट्रोल कौन करता है? मॉथ। मॉथ कौन सा? कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट इसको, या कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स इसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? किसको? प्रिकली पियर कैक्टस को। लेकिन 1920 में, कब? 1920 में, 1920 में, ठीक है, 1920 में ये ऑस्ट्रेलिया में किसी कारण से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया में कैसे भी करके क्या हो गया? इंट्रोड्यूस हो गया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। अब इस प्रिकली पियर कैक्टस का जो नंबर्स है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है ना। आप और हम सोच रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। समझ में आ गया? कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। कब? 1920 में। प्रिकली पियर कैक्टस, इसका नेचुरल प्रीडेटर ऑस्ट्रेलिया में था ही नहीं, बस स्प्रे चला गया। अब क्या किया गया? अब पता किया गया कि भाई प्रिकली पियर कैक्टस का नेचुरल प्रीडेटर क्या होता है, कौन होता है, ठीक है। और जैसे ही हम मौत को कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट को लाए और इंट्रोड्यूस कर दिए कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही प्रिकली पियर कैक्टस का पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिया गया। जब तक मॉथ या कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट्स नहीं आया था ऑस्ट्रेलिया में, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तब तक कि ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है ना, ये कैक्टस सिर्फ अपने नंबर्स को बढ़ा रहे थे, इसको कंट्रोल करना एकदम इम्पॉसिबल था। समझ में आ गया? तो बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी है कि भाई प्रे को उसका प्रीडेटर, प्रे के पॉपुलेशन को उसका प्रीडेटर ही कंट्रोल कर सकता है नेचुरल मेथड से। क्लियर है? अब जैसे अपने कंट्री में आइकॉर्निया पिस्टिया, जलकुंभी सुने होंगे ना। जलकुंभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक वीड है, ठीक है। ये कहीं बाहर से आया हुआ है प्रॉब्लमेटिक वीड, ठीक है। अब इसका नेचुरल प्रीडेटर क्या है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आपको पता है कि आइकॉर्निया पिस्टिया को हटाने के लिए नदी से, तालाब से, बहुत प्रॉब्लमेटिक वीड है, ठीक है। इसको हटाने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन का यूज करना पड़ता है, फिर भी हम इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है इसका नेचुरल प्रीडेटर क्या है।
जिस दिन पता चलेगा इसका नेचुरल प्रेडेटर क्या है, उस दिन हम पॉन्ड में लाके डाल देंगे उसके नेचुरल प्रेडेटर को, और आइक्वार्डिया पिस्टिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रीडेटरी बर्ड्स, एक है बर्ड्स, एनसीईआरटी बोलते हैं इसको प्रीडेटरी बर्ड्स। ये क्या खाता है? तो ये मोनार्च बटरफ्लाई को खाता है। किसको खाता है? मोनार्च बटरफ्लाई को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोनार्च बटरफ्लाई का नेचुरल प्रेडेटर क्या है, तो बर्ड्स है या प्रेडेटरी बर्ड्स है, इस तरह का आंसर चला जाएगा। चलिए, प्रीडेटर फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट कहने का मतलब है वैसे इंसेक्ट जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट के सैप पे डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट्स। ये जो फाइटोफेगस इंसेक्ट है इसके लिए प्रे क्या है? इसके लिए प्रे है प्लांट प्रोडक्ट। क्या है भाई? प्लांट प्रोडक्ट्स, या ऐसा बोले कि प्लांट सैप। तो ये कुछ प्रीडेटर और कुछ प्रे का एग्जांपल। अब एक एक करके देखेंगे, कुछ प्रीडेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। प्रीडेटर्स जो है ना, वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर के लिए पाइपलाइन का काम करता है। किसका काम करता है? पाइपलाइन का काम करता है। अगर इकोसिस्टम में प्रीडेटर होगा ही नहीं तो तो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ गया? ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब क्या है सर? हमारे इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। एक बार फिर से, हमारे इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। क्लियर? देखिए, जैसे ये प्रोड्यूसर हो गया प्लांट्स। क्या हो गया? प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को कौन खाएगा? चलो, प्लांट्स को खा गया इंसेक्ट्स। कौन खा गया? इंसेक्ट खा गया। इंसेक्ट को कौन खाएगा? इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? तो फ्रॉग को खा गया स्नेक्स। ठीक है? अब बोलो भाई, ये जो इंसेक्ट है ना, ये प्रीडेटर है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ये फ्रॉग है, ये प्रीडेटर है किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। और ये स्नेक है, ये प्रीडेटर है किसके लिए? फ्रॉग के लिए। ये जो स्नेक है ये प्रीडेटर है किसके लिए? फ्रॉग के लिए। और ये जो प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, हमारे इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जितना भी ऑर्गेनिज्म आएगा, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज आएगा, उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, इंसेक्ट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, फ्रॉग का थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, और स्नेक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो हमारे इकोसिस्टम में, कहाँ पे? हमारे इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल पे, हमारे ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में ये जो प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर, कभी इंसेक्ट प्रीडेटर है, कभी फ्रॉग प्रीडेटर है, और कभी स्नेक्स प्रीडेटर है। ये प्रीडेटर जो होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर के लिए पाइपलाइन का काम करते हैं। आया समझ में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि प्लांट से डायरेक्ट एनर्जी, फूड एनर्जी कहाँ पे चला जाए? स्नेक को मिल जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो एनर्जी ट्रांसफर का काम कौन करता है? प्रीडेटर्स करता है हमारे ट्रॉपिक सिस्टम, ट्रॉपिक लेवल पे। तो एनसीईआरटी कहता है कि प्रीडेटर एक्ट एज पाइपलाइन। प्रीडेटर एक्ट एज पाइपलाइन। Predator act as pipeline for energy transfer across a trophic level. Predator act as pipeline for energy transfer across trophic level. एनसीईआरटी इस पाइपलाइन के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करता है। क्या? कंड्यूट्स। क्या? कंड्यूट्स। कंड्यूट्स का मतलब होता है पाइपलाइन। क्या? पाइपलाइन। ठीक है? तो प्रीडेटर एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है?
आपको पता है हमारे इकोसिस्टम में क्या, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे कम्युनिटी में जो प्रीडेटर है ना, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। क्या, प्रीडेटर पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे हमारे इकोसिस्टम में, कम्युनिटी में, तो क्या होगा, प्रे का नंबर बढ़ता जाएगा। क्या होगा, प्रे का नंबर बढ़ता जाएगा और प्रे में कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रे में कंपटीशन बढ़ जाएगा किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए, और फिर आपस में प्रे लड़ने झगड़ने लगेंगे, यही तो होगा। ठीक है, और फिर कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रे का स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने लगेगा। तो हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे इकोसिस्टम में जो प्रीडेटर है ना, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, प्रीडेटर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दे कीप पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। दे कीप पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो बताने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आता है, लिखना पहले तो फिर समझते हैं। कहता है कि प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। प्रीडेटर हेल्प इन helps in maintaining species diversity in community. Predator help in maintaining species diversity in community by reducing competition, by reducing competition, by reducing competition among competing species या among competing prey species, among competing prey species। बात को समझिएगा भाई, क्या लिख रहा है। बोलता है कि प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एक बार फिर से, प्रीडेटर किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। आपसे पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट दे देगा कि भाई प्रीडेटर किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। कैसे, आपको बताना है कि भाई ये कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज में होने वाले, कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज में मतलब वैसे प्रे स्पीसीज जो कंपटीशन करते हैं, उसके कंपटीशन को ये क्या करता है, कम कर देता है। उसके कंपटीशन को ये कम कर देता है। तो कंपटीशन कम हो जाएगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी भी कम्युनिटी में मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। प्रीडेटर क्या करता है, तो किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कैसे मेंटेन रखता है, तो ये कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज के बीच होने वाले कंपटीशन को कम कर देता है। क्या, एक बार फिर से क्या करता है, प्रे स्पीसीज के बीच होने वाले कंपटीशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्लियर है। तो प्रीडेटर बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिटी के स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए। ये डिफरेंट प्रे स्पीसीज के कंपटीशन को कम कर देता है और स्पीसीज डाइवर्सिटी हमेशा मेंटेन रहता है। अब बात आता है कि सर कैसे कम करता होगा कम, प्रे स्पीसीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। क्या, प्रे स्पीसीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। प्रे स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज का जो जिसके लिए प्रीडेटर्स जिसको खाता होगा वो उसको खा के प्रे स्पीसीज में होने वाले कंपटीशन को कम कर देगा और प्रे स्पीसीज में होने वाले कंपटीशन को कम कर देगा। तो हमेशा
स्पीसीज का कम्युनिटी बना रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हुआ था क्या भाई कि कहाँ पे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, क्या अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक जगह है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। कहाँ पे? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। ये सारा डिटेल्स डाटा हम आपको कहाँ का दे रहे हैं? एनसीईआरटी का दे रहे हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट इसी सब लाइन से उठता है। क्लियर? चलिए, तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक जगह है क्या? रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। तो लिखेंगे रॉकी इंटरटाइडल सर इंटरटाइडल क्या होता है? तो वैसा प्लेस जहाँ पे समुद्र का पानी और लैंड, मतलब जहाँ पे पानी और जमीन मिलता रहता है ना, जो सैलो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरटाइडल। ठीक है, तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। देखो भाई, होता क्या था यहाँ में, इस अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में या इंटरटाइडल कम्युनिटी में एक स्टार फिश हुआ करता था। क्या रहता था भाई? स्टार फिश हुआ करता था। ठीक, क्लियर? ये स्टार फिश जो है ना, ये यहाँ का प्रीडेटर है। स्टार फिश क्या है? प्रीडेटर। स्टार फिश क्या है? प्रीडेटर है। ये जो स्टार फिश है इसका नाम है पिज़ास्टर। क्या नाम है भाई? पिज़ास्टर। क्या? पिज़ास्टर। ठीक है, तो पिज़ास्टर स्टार फिश रहता था कहाँ पे? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी। कहाँ पे? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में पिज़ास्टर रहता था। पिज़ास्टर क्या है? स्टार फिश है। क्या है? स्टार फिश है। जब डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार फिश को क्या किया? यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? स्टार फिश को यहाँ से क्या किया? रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये स्टार फिश क्या था? प्रीडेटर था। इस स्पेस का, इस जगह का स्टार फिश जो था वो क्या था? प्रीडेटर था। क्या था? प्रीडेटर था। तो जब स्टार फिश को, यहाँ के प्रीडेटर को हटा दिया गया, क्या हटा दिया गया? कहाँ से? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी से स्टार फिश को हटा दिया गया। तो देखा गया एक साल के अंदर यहाँ पे 10 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट, यहाँ के 10 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए एक साल के अंदर। समझ में आया? इसका मतलब ये प्रीडेटर था तो क्या करता था? डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था, जिसके कारण कंपटीशन आपस में कम होता था। लेकिन आपने क्या किया? यहाँ के प्रीडेटर को ही हटा दिया। प्रीडेटर को हटा दिया तो प्रे के बीच इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, प्रे का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया फूड के लिए, स्पेस के लिए और डिफरेंट रिसोर्स के लिए। समझ में आ गया? इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि 10 इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए? बोलो ना, एक्सटिंक्ट हो गए। तो रिमूव स्टार फिश, जिसके कारण 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट extinct within a year। आया समझ में? तो ये है कहानी पूरा कि कैसे कोई प्रीडेटर पॉपुलेशन में, कैसे प्रीडेटर किसी कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है? आपको पता है ये जो प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता है। बात तो सुनना फिर से, ये जो प्रीडेटर है कभी भी अपने प्रे स्पीसीज का, अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता है। हमेशा ये अपने प्रे स्पीसीज को रहने देता है। कुछ नंबर ऑफ प्रे स्पीसीज उसके जंगल में रहते हैं, उसको पता है कि भाई ये रिप्रोड्यूस करेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा तब हम खाएंगे ना।
तो मेरे लिए फ्यूचर के लिए भी फूड बचा हुआ रहेगा। आपको पता है ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ये काफी प्रूडेंट नेचर के होते हैं, ये काफी क्लेवर नेचर के होते हैं, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। एक बार फिर से सुनना, प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, इसीलिए प्रीडेटर्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रूडेंट नेचर वाला कहते हैं, क्लेवर कहते हैं। आप यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फ्रॉग कॉमोफ्लेज अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? कॉमोफ्लेज अपनाते हैं। कॉमोफ्लेज क्या है सर? तो कॉमोफ्लेज क्या है? एक तरह का मिमिक्री है। सिंपल सा मतलब है कि सराउंडिंग कलर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म खुद को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को, इस क्वालिटी को बोलते हैं कॉमोफ्लेज। क्या कहते हैं? कॉमोफ्लेज। तो कुछ स्पीसीज प्रीडेटर से बचने के लिए खुद को क्या कर लेते हैं, कॉमोफ्लेज करते हैं, कॉमोफ्लेज शो करते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग ये क्या करते हैं, कॉमोफ्लेज शो करते हैं। सिंपल सा मतलब है भाई। अब बताओ, ये जो प्रे है ना, प्रे ऐसा तो नहीं है कि भाई इंतजार कर रहा है कि प्रीडेटर आएगा और हमको खा जाएगा। समझ में आ गया? प्रीडेटर्स आएगा और प्रे को खाएगा। तो प्रीडेटर भी बचने के लिए, प्रीडेटर आएगा और प्रे को खा जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रे प्रीडेटर से बचने के लिए खुद में कुछ क्या करेगा, खुद में कुछ इवोल्यूशन लाएगा, खुद में कुछ चेंज लाएगा, खुद में कुछ एडेप्टेशन लाएगा। तो एक एडेप्टेशन है इंसेक्ट और फ्रॉग का कि ये कॉमोफ्लेज शो करता है। क्या करता है? कॉमोफ्लेज शो करता है। जिस कलर का सराउंडिंग होता है उसी कलर का कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग खुद को बना लेता है कि उसका नेचुरल प्रीडेटर आएगा, इसको पहचानेगा नहीं, इसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा और क्या करेगा, चला जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म है मोनार्च बटरफ्लाई का। किसका? मोनार्च बटरफ्लाई का। ये खुद को इतना डिस्टेस्टफुल बना लेता है मोनार्च बटरफ्लाई। कौन? मोनार्च बटरफ्लाई। ये खुद को इतना डिस्टेस्टफुल बना देता है ना, इतना पॉइजनस बना देता है कि भाई इसका जो नेचुरल प्रीडेटर है ना, आता है और इसको खाता ही नहीं है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि भाई ये काफी डिस्टेस्टफुल हो चुका है। ये एडेप्टेशन आता कैसे है, ठीक है, क्या होता है? तो प्रीडेटर से बचने के लिए इंसेक्ट और फ्रॉग क्या करते हैं, कॉमोफ्लेज शो करते हैं। क्या करते हैं? कॉमोफ्लेज शो करते हैं। क्लियर है? कॉमोफ्लेज क्या होता है? तो सराउंडिंग कलर के अकॉर्डिंग खुद के कलर को चेंज कर लेना क्या कहलाता है? कॉमोफ्लेज कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं कॉमोफ्लेज के बाद क्या कुछ पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई ऐसा है कि ये हाईली डिस्टेस्टफुल होता है। किसके लिए? प्रीडेटरी बर्ड्स के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हाईली डिस्टेस्टफुल कैसे हो गया? कौन? मोनार्च बटरफ्लाई। तो इसके बारे में समझना भाई, क्वेश्चन यहाँ से आता है। मोनार्च बटरफ्लाई, आगे बढ़ते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई ये हाईली डिस्टेस्टफुल होता है फॉर प्रीडेटरी बर्ड। हाईली डिस्टेस्टफुल, हाईली डिस्टेस्टफुल फॉर प्रीडेटरी बर्ड्स। हाईली डिस्टेस्टफुल फॉर प्रीडेटरी बर्ड्स। ये प्रीडेटरी बर्ड्स के लिए क्या है? हाईली डिस्टेस्टफुल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हाईली डिस्टेस्टफुल कैसे हो गया मोनार्च बटरफ्लाई? आपको बताना है कि जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है, क्या कैटरपिलर स्टेज में होता है, तो ये मोनार्च बटरफ्लाई एक पॉइजनस वीड को खा लेता है, जिसके कारण ये हाईली डिस्टेस्टफुल हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे मोनार्च बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल हो जाता है क्यों? क्योंकि ये किस स्टेज में पॉइजनस वीड को खा जाता है? पहला ऑप्शन प्यूपा स्टेज, दूसरा कैटरपिलर स्टेज, तीसरा एडल्ट स्टेज, चौथा लार्वा स्टेज। इस तरह का कुछ ऑप्शन बन के आएगा। आप क्या टिक करेंगे? कैटरपिलर स्टेज। क्या? कैटरपिलर स्टेज। तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ कैटरपिलर स्टेज, एट द टाइम ऑफ कैटरपिलर स्टेज, at the time of caterpillar stage, by feeding on poisonous weed, by feeding on poisonous weed,
चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मोनार्च बटरफ्लाई के बाद नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट्स के बारे में। देख रहे हैं बहुत सारे प्रीडेटर्स और प्रे, बस प्लांट्स का सॉरी एनिमल्स का ही कहानी कब से चल रहा है। प्लांट्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स के पास प्रीडेटर से बचने के लिए, प्लांट का प्रीडेटर कौन है? प्लांट का प्रीडेटर है बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे इंसेक्ट। आपको पता है प्लांट्स के लिए हर्बीवोरस इंसेक्ट, क्या हर्बीवोरस इंसेक्ट लगभग मतलब 25% होते हैं। क्या 25% जितने भी इंसेक्ट है ना, उसमें से 25% इंसेक्ट जो है वो क्या है? फाइटोफैगस इंसेक्ट है। क्या फाइटोफैगस इंसेक्ट है, वो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो 25% प्लांट प्रीडेटर मतलब हर्बीवोरस इंसेक्ट्स। ये क्या होते हैं? फाइटोफैगस होते हैं, प्लांट्स के सैप को सक करते हैं और इससे अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, 25% प्लांट फाइटोफैगस इंसेक्ट जो होते हैं वो प्लांट प्रीडेटर्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लांट यहाँ पे खड़ा है और बोलता है अपने प्रीडेटर को, डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट को कि भैया आओ खा लो, ऐसा है क्या? नहीं, प्लांट्स भी खुद के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस इवॉल्व हुआ है। प्लांट्स में भी खुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए, एक बार फिर से, प्लांट्स में भी खुद को प्रीडेटर से बचाने के लिए यानी हर्बीवोरस से बचाने के लिए बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और बहुत सारे केमिकल डिफेंस आए हैं। आया समझ में? बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस इवॉल्व हुए हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे plants have evolved variety of morphological plants have evolved variety of morphological plants have evolved variety of morphological and chemical defense against morphological and chemical defense against plants have evolved variety of morphological and chemical defense against herbivores यानी फाइटोफैगस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या लाता है? तो सबसे मोस्ट फेमस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है थॉर्ड। क्या? थॉर्ड। तो एक कांटा आ जाता है, स्पाइन्स आ जाते हैं स्टेम पे। अब बताओ कोई एनिमल इसको खाने जाएगा? नहीं, कांटा चुभ जाएगा। हेयरी स्टेम, क्या स्टेम पे हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कोई इंसेक्ट नहीं जाएगा इसके पास कि भाई हमको जाना है और इसके प्लांट सैप को सक करना है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल को सक करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही जाएगा और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, हेयरी स्टेम में क्या हो जाएगा, वो अटैच्ड हो जाएगा और वहां पे उसका डेथ हो सकता है। इसलिए ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इवॉल्व हुआ है। क्या? एक तो थॉर्न और दूसरा हेयरी स्टेम। कुछ केमिकल डिफरेंस भी आया है। केमिकल डिफरेंस जैसे एनसीईआरटी में लिखता है कि वीड कैलोट्रोपिस है जो वो क्या है? वीड है। कैलोट्रोपिस वीड। ठीक है, अक्वन जिसको बोलते हैं। अब एक ऐसा वीड है ना कैलोट्रोपिस, जिसको कोई जानवर भी नहीं खाता है। ठीक है, आप देखे होंगे व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, कैलोट्रोपिस अक्वन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो वीड है ना कैलोट्रोपिस, ये कार्डियक ग्लूकोसाइड्स का सिक्रीशन करता है। क्या? कार्डियक ग्लूकोसाइड्स का सिक्रीशन करता है। क्या? कार्डियक ग्लूकोसाइड्स का सिक्रीशन करता है। क्लियर? तो कार्डियक ग्लूकोसाइड्स जो होते हैं ना, ये किसी भी एनिमल्स के लिए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो जो एनिमल्स
जो वीट को खाते हैं वो जाते हैं कैलोट्रोपिस्ट के पास, ठीक है, और देखते हैं कि भाई इसके पास कार्डियक ग्लूकोसाइड है, बस सूंघ के ही क्या कर देगा, छोड़ देगा, खाएगा भी नहीं। समझ में आ गया? तो प्लांट्स का लाइफ जो है वो क्या हो गया, बच गया, प्रोटेक्टिव हो गया। यानी बहुत सारे प्लांट्स में केमिकल डिफरेंस है जो प्लांट्स को बचाता है डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल से, और डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी इवॉल्व हुआ है जो डिफरेंट प्रेडेटर से प्लांट्स खुद को बचाता है, क्योंकि प्लांट्स खुद में जहाँ पे वो है वहीं पे वो कुछ चेंज ला सकता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल चेंज ला सकता है। प्लांट ऐसा नहीं कर सकता हमारे आपके जैसा कि भाई ये दौड़ के भाग जाएगा, प्रेडेटर से बच जाएगा, जैसे डियर करता है लायन या फिर टाइगर से बचने के लिए। आया समझना? तो ये था पूरा प्रीडेटर्स के बारे में, क्या प्रीडेटर के बारे में। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो प्रीडेटर नहीं है। समझ में आ गया? वो भी क्या है, प्रीडेटर्स है। क्लियर है? क्योंकि वो भी लाइफ को किल करके खाते हैं, और प्लांट्स के पास भी क्या है, लाइफ। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे, प्रीडेशन के बाद हम पढ़ेंगे एमेंसेलिज्म। क्या पढ़ेंगे, एमेंसेलिज्म। ये भी एक तरह का निगेटिव इंटरैक्शन है। एमेंसेलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होता है जबकि दूसरे को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। क्लियर? यानी निगेटिव और जीरो इंटरैक्शन है। क्या, निगेटिव और जीरो इंटरैक्शन। एक को तो प्रॉफिट हुआ और दूसरे को नहीं, एक को तो हार्म पहुंचा और दूसरे को ना ही हार्म पहुंचा और ना ही प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे एमेंसेलिज्म। क्या होता है, एक को तो हार्म पहुंचता है और दूसरे को ना ही हार्म होता है ना ही प्रॉफिट। नेक्स्ट हेडिंग है एमेंसेलिज्म। देख, एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक को तो नुकसान हुआ जबकि दूसरे को ना ही नुकसान हुआ और ना ही प्रॉफिट। क्लियर? फिटनेस एमेंसेलिज्म में क्या लिखेंगे, इन दिस इंटरैक्शन स्पीशीज इज, इन दिस इंटरैक्शन one species is, in this interaction one species is, in this interaction one species is inhibited by secretion of other species, in this interaction one species is inhibited by secretion of other species. Example, Parthenium. पार्थेनियम एक ऐसा वीड है, ठीक है, पार्थेनियम एक ऐसा वीड है, ये हो गया पार्थेनियम। क्लियर? क्या ये पार्थेनियम एक ऐसा वीड है, तो कैरोट ग्लास भी कहते हैं पार्थेनियम को, ठीक है। तो पार्थेनियम एक ऐसा वीड है, देखते होंगे सड़क के किनारे जहां पे पार्थेनियम में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता होगा, वहां पार्थेनियम। ये ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है ना, क्या ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं एलिलोमॉर्फ। क्या कहते हैं, एलिलोमॉर्फ। क्या इतना डिटेल में नहीं, सिंपल सा मतलब समझिए कि पार्थेनियम टॉक्सिक सिक्रीट करता है, टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करता है, जिसको एलोकैम बोलते हैं। क्या कहते हैं, एलोकैम। एलोकैम क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये पार्थेनियम एलोकैम सिक्रीट करता है, जिसके कारण जो दूसरे प्लांट्स होते हैं ना, वो पार्थेनियम के रीजन में ग्रो नहीं कर सकते, पार्थेनियम के रीजन में ग्रो नहीं कर सकते। देखो ये केमिकल सिक्रीट किया, इसको ना फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, लेकिन जो दूसरे प्लांट यहाँ पे ग्रो करते थे वो क्या गए, यहाँ से चले गए। समझ में आ गया? तो दूसरे प्लांट को ये अपने पास ग्रो नहीं करने देगा, तो दूसरे प्लांट को क्या हो गया, नुकसान हो गया, और इसको ना फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो पार्थेनियम इसका एग्जाम्पल है एमेंसेलिज्म का। बस आप इतना ही याद रखेंगे एमेंसेलिज्म में कि भाई ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को तो नुकसान होता है जबकि दूसरे को ना ही नुकसान होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। कॉमेंसेलिज्म में क्या था, एक को प्रॉफिट होता है जबकि दूसरे को ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही कोई हार्म पहुंचता है।
यानी पॉजिटिव और जीरो का रिलेशन कॉमेंसलिज्म और निगेटिव और जीरो का रिलेशन एमेंसलिज्म। तो ये था पूरा, प्रीडेशन हो गया, एमेंसलिज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपटीशन। क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंपटीशन। नेक्स्ट हेडिंग हुआ कंपटीशन। कंपटीशन डिफरेंट स्पीसीज में या सेम स्पीसीज में होने वाला ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही कॉम्पिटिंग स्पीसीज को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। दोनों ही एक दूसरे का क्या करता है? नुकसान देता है। निगेटिव और निगेटिव का रिलेशन है कंपटीशन। कंपटीशन में फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज का फिटनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिटनेस कहने का मतलब है फिटनेस इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। फिटनेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज का नंबर, हेल्थ, रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसीज का फिटनेस कम हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि दूसरे का बढ़ जाता है, समझ में आ गया? दोनों का थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, एक के प्रेजेंस में दूसरे का कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन में लिखेंगे फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज fitness of one species is significantly lower in presence of other. Fitness of one species is significantly lower in presence of other. Fitness of one species significantly lower in presence of other. आपको पता है किसी भी स्पीसीज का फिटनेस मेजर करते हैं आर के टर्म में, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज के टर्म में। किसके टर्म में? आर, स्मॉल आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज के टर्म में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म मेजर इन टर्म्स ऑफ, तो आपको बताना है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। क्या बताना है? आर के टर्म में हम मेजर करते हैं, और आर का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। बस अभी इतना ही बताएंगे। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे ना और डिफरेंट पॉपुलेशन ग्राफ पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्स का एक पॉपुलेशन और दूसरे पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है, रिसोर्स का कैसे कंपटीशन वर्क करता है, डिटेल में जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो इस आर का आपको एक्चुअल मीनिंग हम बताएंगे, और ये आर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी बस इतना ही कि भाई कंपटीशन जो है ना, इसको मेजर करते हैं किस टर्म में? आर के टर्म में। आर क्या है? फिटनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेजर करते हैं। कंपटीशन में फिटनेस मेजर करते हैं किसी भी टर्म का, ऑर्गेनिज्म का, और फिटनेस को मेजर करते हैं आर के टर्म में। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेज है। क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेज। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि एनसीईआरटी में जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेज और फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपटीशन वाला, ये ग्राफ हम बताए नहीं, हम बताएंगे। समझ में आ गया? जब हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। पहले ये माना जाता था कि भाई कंपटीशन जो है ना, ये टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है। एक बार फिर से बात को ध्यान से समझना। पहले ये माना जाता था कि कंपटीशन हमेशा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होगा, सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए। क्या? सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए। एक बार फिर से, पहले ऐसा माना जाता था कि कंपटीशन हमेशा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है। क्या? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है। पहले माना जाता था कि भाई कंपटीशन हमेशा टू क्लोजली
रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है कब? जब रिसोर्स सेम होगा और लिमिटिंग होगा। तो सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, बात को समझना होगा। जब नेचर में सेम और लिमिटिंग रिसोर्स होगा तब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा। पहले ऐसा माना जाता था, आज भी ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। आया समझ में? तो कंपटीशन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होगा और टू अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है। आया समझ में? तो पहले ऐसा माना जाता था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज है। क्या? टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज है, जैसे कि फ्लेमिंगो, बर्ड्स और फिश। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज है और इस दोनों के बीच भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। क्या? कंपटीशन होता है। रिलेटेड स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन होता है, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन होता है। हम आपको यही बताते हैं। आया समझ में? तो चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल। साउथ अमेरिका में एक लेक है, ठीक है ना? उस लेक में जो प्लैंकटन खाने आती है फ्लेमिंगो बर्ड, और उस लेक में जो प्लैंकटन को खाने आते हैं फिशेज, लार्ज फिशेज। समझ में आ गया? तो फ्लेमिंगो बर्ड्स और फिश के बीच क्या होता है? कंपटीशन होता है। किसके लिए? किसके लिए? जू प्लैंकटन के लिए। देखो जू प्लैंकटन क्या हो गया? एक लिमिटिंग रिसोर्स हो गया, और इस लिमिटिंग रिसोर्स के लिए दोनों में कंपटीशन हो रहा है, फ्लेमिंगो बर्ड्स में और फिश में भी। क्या? फ्लेमिंगो बर्ड्स में भी और फिश में भी, दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन दोनों में के बीच क्या है? कंपटीशन है किसी एक रिसोर्स के लिए। तो ऐसा भी होता है नेचर में। तो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी आपस में कंपटीशन कर सकते हैं, और ऐसा देखने को मिलता है कहाँ पे? सैलो साउथ अमेरिका लैब। कहाँ पे? सैलो साउथ अमेरिका। अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन। तो कंपटीशन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज। अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच देखने को मिलता है। एग्जाम्पल कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है? हाँ भाई, इन सैलो साउथ अमेरिका लेक। इन सैलो साउथ अमेरिका सैलो साउथ अमेरिका लेक्स में देखने को मिलता है। अब देखो भाई, यहाँ पे इस लेक में क्या है कि बहुत सारे फिश भी है, बहुत सारे फिश भी है। अब इस फिश का जो फूड है वो क्या है? वो है जू प्लैंकटन। क्या है? जू प्लैंकटन। तो ये है जू प्लैंकटन। इस जू प्लैंकटन को खाने आएगा कौन? इस जू प्लैंकटन को खाने आएगा फ्लैमिंगो बर्ड। कौन खाने आएगा भाई? फ्लैमिंगो बर्ड्स खाने आएगा। क्लियर? फ्लैमिंगो बर्ड्स खाने आएगा किसको? जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन हो गया एक रिसोर्स। क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया, फूड हो गया। अब इस फूड के लिए कंपटीशन है किसके किसके बीच? फ्लैमिंगो बर्ड्स और, बोलो ना, फ्लैमिंगो बर्ड्स और फिश के बीच। आया समझ में? अब देखो, जब ये फिश इसको खाएगा तो ये नहीं आएगा यहाँ पे खाना फ्लैमिंगो बर्ड्स, और जब फ्लैमिंगो बर्ड्स खाता रहेगा जू प्लैंकटन को, तो यहाँ पे ये जो फिश है ना, डिफरेंट डिफरेंट फिश, ये इसको डिफरेंट फिश जू प्लैंकटन को खाने नहीं आएगा। तो फ्लैमिंगो बर्ड के प्रेजेंट में, फ्लैमिंगो बर्ड्स के प्रेजेंट में फिश खाना के पास नहीं जाएगा, तो क्या होगा? अफेक्ट होगा इसका हेल्थ। और बहुत सारा ग्रुप में, ये जो फिशेज है बहुत सारे ग्रुप में रहेंगी, तो फ्लैमिंगो बर्ड्स खाने नहीं आएगा इसको, तो इसका भी हेल्थ क्या होगा? अफेक्ट होगा। क्लियर है? ऐसा कुछ होता है, जबकि दोनों का रिसोर्स क्या है? एक है। तो एक के प्रेजेंस में दूसरे का हेल्थ क्या होता है? अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिशन। क्लियर है? अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है।
सेकेंड यहाँ तो हो गया भाई रिसोर्स लिमिटिंग है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां पे रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, जहां पे रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, रिसोर्स अनलिमिटेड है। रिसोर्स क्या भाई अनलिमिटेड है, फिर भी वहां पे क्या है कंपटीशन है। क्या फिर भी वहां पे कंपटीशन है। तो बात को अच्छे से समझना। अब हम तुमको जो बताने वाले हैं, यहाँ पे तो था रिसोर्स लिमिटेड था, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन हो सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई, सेकेंड कंपटीशन के लिए रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, रिसोर्स क्या है अनलिमिटेड। रिसोर्स क्या है भाई अनलिमिटेड। तो जब रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तब भी यहाँ पे कंपटीशन है, तब भी क्या भाई यहाँ पे कंपटीशन है। और वैसे कंपटीशन जिसमें रिसोर्स क्या होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन दो सेम स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा। ये स्पीसीज ए और ये स्पीसीज ए डैश, दोनों क्या है सेम स्पीसीज है, दोनों क्या भाई सेम स्पीसीज, और ये भी क्या है सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज और रिसोर्स क्या है अनलिमिटेड है, फिर भी क्या हो सकता है कंपटीशन हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है कंपटीशन हो सकता है। अब देखो भाई होता क्या है कि एक फ्लावर है, मान लेते हैं एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे एक बीज आएगा पॉलिनेशन में नेक्टर के लिए। किसके लिए भाई नेक्टर के लिए बीज आएगा, ठीक है। एक पहले से कमजोर भी है, ये वीक है, क्या भाई वीक है, चलिए कमजोर है, चलिए यार कमजोर एक बी है, क्योंकि दूसरा बी जो पहुंचा ना ये खतरनाक गुस्सैला बी पहुंच गया, मधुमक्खी बी पहुंच गया, ये स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो कि बगीचा में एक फ्लावर है, अब इसमें नेक्टर बहुत सारा है, नेक्टर क्या है बी के लिए अनलिमिटेड है, लेकिन इस फ्लावर के नेक्टर को कौन खाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो खाएगा, जो वीक होगा वो नहीं खाएगा, उसको वहां पे छोड़ के क्या करना पड़ेगा भागना पड़ेगा। तो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा अगर सेम स्पीसीज में, सेम अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए अगर कंपटीशन होगा सेम स्पीसीज में, तो जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जो डोमिनेंट कॉम्पिटिटर है, वो वीक वाले को क्या कर देता है एलिमिनेट कर देता है। क्या कर देता है एलिमिनेट करता है। और ऐसे कंपटीशन को कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं भाई डायरेक्ट कंपटीशन, या इसी को कहते हैं इंटरफेरिंग कंपटीशन, सॉरी इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन मतलब स्ट्रॉन्ग वाले के इंटरफेरेंस में वीक वाला क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा कंपटीशन। आया समझ में। तो ये इंटरफेरेंस कंपटीशन या इसी को कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। यानी जब रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है और दूसरा सेमी स्पीसीज है, लेकिन ये क्या है वीक स्पीसीज है, तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को क्या कर देगा एलिमिनेट करेगा। नेचर का यही समझ में आ गया, इसको जाना पड़ेगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कंपटीशन का डिफरेंट लॉ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप आगे का पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, गॉस प्रिंसिपल वगैरह दिया हुआ है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।